की लाशें चीख चीख कर सच बोल रही हैं। ताजा मामला लश्कर तैयबा के कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के करीबी शेख यूसुफ अफरीदी का है, जिसे अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून कर जहन्नुम पहुंचा दिया। लेकिन बात सिर्फ अफरीदी की नहीं है। बीते 2-3 सालों के पन्ने पलटे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। 2022 से अब तक करीब 26 ऐसे आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है जो भारत की हिट लिस्ट में थे। हैरानी की बात यह है कि हर बार पैटर्न बिल्कुल एक जैसा रहता है। मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश आते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उसके घर में घुसकर कोई उसके सबसे चहेते प्यादों को खत्म कर रहा है एक के बाद एक। आतंकी आका अब अपने ही साए से डर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में भारत के इन मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा कौन रहा है? आज 1 घंटे लगातार इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शकों, कौन है ये हमजा जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है सीक्रेट स्टाइल से चुपचाप? और हमजा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा कंटेंट, पूरा मामला, पूरा मजमून समझिएगा लिफाफे के अंदर की कहानी का। जी हां, धुरंधर स्टाइल में मर्डर हो रहे हैं। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं कि एक अनजान आता है, आतंकवादियों का सफाया करता है और चला जाता है। जी हां, ग्राफिक के जरिए पूरी खबर पहले समझिए। शेख यूसुफ पर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हमला होता है। हमलावर कौन है कोई जानता नहीं है। उस हमले के बाद ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चलती हैं। कुछ हमलावर आए और शेख यूसुफ पर दनादन फायरिंग कर दी, एक के बाद एक गोलियां मारी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। शेख यूसुफ अफरीदी को बचने को कोई मौका ही नहीं मिला। फायरिंग होते ही वहां गिर पड़ा, खून से लथपथ हुआ और उसके बाद शेख यूसुफ अफरीदी को कई गोलियां लगीं और इतनी ज्यादा जख्मी हालत में वो था कि ज्यादा खून बहने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हमलावर, नकाबपोश हमलावर, पहाड़ी इलाके में गायब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पहाड़ी इलाका है। पाक सुरक्षा एजेंसियों ने हत्या को टारगेट किलिंग बताया है। लेकिन ये कौन है जो आतंकवादियों को पहले टारगेट करता है फिर उन्हें किल करता है? ये कौन है सीक्रेट हमजा? कौन था शेख यूसुफ? आप ये जानेंगे तो आप समझेंगे कि कितना अहम ये किल था जिसने भी किया। कौन था शेख यूसुफ, समझिएगा। लश्कर सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का बेहद करीबी बताया जाता है। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद है, उसका ये बहुत करीबी है। शेख यूसुफ की जानकारी आपको दर्शकों हम दे रहे हैं। जी हां, मदरसों, मस्जिदों और कबीलाई नेटवर्क के जरिए लश्कर को मजबूत करता था, रिक्रूटमेंट करता था, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था और लश्कर को मजबूत करने की कोशिश बीते कई सालों से पाकिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों में कर रहा था। भारत में होने वाले आतंकी हमलों की प्लानिंग में शेख यूसुफ की अहम भूमिका होती है और वही रिक्रूट करता है, लॉन्चिंग पैड से आतंकवादियों को ट्रेंड करता है और फिर भारत भेजता है। भारत में होने वाले आतंकवादी घटनाओं में तो वो शामिल था ही दर्शकों। इसके अलावा पाकिस्तान में जिहाद के लिए भी युवाओं को तैयार करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, उनसे फिदाइन अटैक कराता था। ये उसका अहम काम था। जिहादियों को तैयार कर जम्मू कश्मीर में हमलों के लिए भेजता रहता था। लॉन्चिंग पैड पर उनकी ट्रेनिंग करता था और ट्रेनिंग कराने के बाद उनको जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बॉर्डर के रास्ते से घुसपैठ कराकर उनसे आतंकवादी घटनाएं कराता रहता था। इस्लाम में सबसे कट्टर कही जाने वाली अहले हदीस विचारधारा का ये फॉलोअर माना जाता है और इसी वजह से ये हत्या, ये किल बहुत क्रूशियल है। कौन थे गनमैन? किसने मारा? कौन था वो सीक्रेट हमजा जिसने इस आतंकवादी को जहन्नुम पहुंचा दिया? आइए बताते हैं। शेख यूसुफ की हत्या के बाद ये गनमैन कौन था? आतंक के सफाई का पैटर्न भी आपको समझाने जा रहे हैं। जी हां, बाइक पर सवार होकर ये खुफिया नकाबपोश पहुंचता है वहां पर और उसके बाद वहां पर यूसुफ रहता है। यूसुफ के पास पहुंचकर वो उस पर हमला करता है। नजदीक से फायरिंग हुई है, बहुत करीब से, मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से इस नकाबपोश ने उनको मारा है। नजदीक से फायरिंग हुई, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है और मारने के बाद हमलावर वहां से फरार हो जाता है। एक के बाद एक गोलियां लगती हैं जिसकी वजह से यूसुफ वहीं गिरता है और जहन्नुम चला जाता है। पाकिस्तान में साइलेंट किलिंग का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये कई मर्तबा हो चुका है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, शाहिद लतीफ सियालकोट में हत्या हुई, अबू कासिम POK में शूट आउट में मारा गया, परमजीत पंजवड़ लाहौर में इसका मर्डर हुआ और जियाउर रहमान की बात हम कर रहे हैं, कराची में इस पर अटैक हुआ और इन सब को मारने वाले खुफिया नकाबपोश लोग थे। पता नहीं किसने मारा, किसने हत्या की, इस बात की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी नहीं लगी, न सेना को लगी। लेकिन ये सब एक सीक्रेट किल आउट में मारे गए, शूट आउट में मारे गए और इन सब को मारने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान में साइलेंट किलिंग का अब एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, पार्ट 2 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए,
तस्वीर गौर से देखिएगा। अबू क़ुता लश्कर तैयबा का कमांडर था, मारा गया। मौलाना कासिफ अली लश्कर तैयबा का कमांडर था, यह भी मारा गया। मुफ्ती शाह मीर ISI एजेंट था, यह भी मारा गया। इमरान दयाल पहलगाम आतंकवादी हमले में हैंडलर था। तो ये पहली 4 तस्वीरें जो आपने देखी, उसके बाद 4 तस्वीर दर्शकों ये भी देखिए आप। ये तमाम वो लोग हैं जिनको नकाबपोश अनजान लोगों ने मारा। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों को उनके मुख्तलिफ इलाकों में घुसकर वहां पर मारा, और अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई वो लोग कौन थे, कैसे मारा। और बड़ा सवाल यह भी है, ये सीक्रेट हमजा कौन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर सीक्रेटली शुरू कर रखा है, और एक के बाद एक सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कनाडा में बहुत सारे आतंकवादी मारे गए सीक्रेटली। किसने मारा, किसी को यह नहीं पता। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम अगले 1 घंटे लगातार इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे, इस पूरे मसले पर बात करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकें कि आखिरकार ये लोग कौन थे। जी हां, स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी का, डिफेंस एक्सपर्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। डॉक्टर मनन द्विवेदी साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। पद्मश्री RVS मणि, पूर्व अवर सचिव गृह मंत्रालय, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अली अशरफ रत्ता साहब आपको दिख रहे हैं, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं, ये इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगा। चलिए, किसने मारा, क्यों मारा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने भारत में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, ये कौन है सीक्रेट हमजा जो एक एक कर इन तमाम आतंकवादियों को जन्नत भेज रहा है। हिमांशु जी। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, 2 सच्चाइयां हैं। पहली ये है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं, दूसरी ये है कि वो पाकिस्तान में ही क्यों मारे जा रहे हैं। देखिए, ये जो हो रहा है वो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। और अगर पैटर्न है तो अभी तक पाकिस्तान की जो पुलिस है वो पकड़ क्यों नहीं पा रही है। देखिए, या तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, या स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर ये नहीं है तो क्या उनका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है। देखिए, ये एक बड़ा सिस्टम है जिसकी पोल खोली जा रही है। आपके लिए आतंकवादी एसेट होते हैं, और जब वो एसेट लायबिलिटी बन जाती है तो उनको इस तरीके से रिटायर कर दिया जाता है। तो देखिए, अगर 4 साल में लगभग 27 आतंकवादियों की इस तरीके से हत्या हुई है, लगभग सेम पैटर्न है जी। बाइक पे सवार हमलावर आते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर देते हैं और इंस्टेंट एस्केप हो जाता है। तो ये रैंडम क्राइम नहीं है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड क्लीन अप है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप करवाते हैं। और क्योंकि इनकी इंटरनल जो इस समय के हालात हैं, हमेशा से ही पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो थोड़े से ठीक नहीं रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान एक चीज बहुत अच्छे से जानता है कि पैरिटी वॉर में हिंदुस्तान के साथ वो नहीं लड़ सकता। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था। और ऑपरेशन सिंदूर भी क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे पास ये पुख्ता इंट थी कि जो वहां पर हुआ था, वो पहलगाम में जो हुआ था, वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए। तो भारत ने बकायदा अटैक किए हैं, दुनिया को बता के, पाकिस्तान को बता के। तो भारत जब करता है तो भारत को कोई कॉवर्ट ऑपरेशन भी अगर करना है तो देखिए उसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होते हैं, ये भारत अच्छी तरह से समझता है। तो इसलिए जब भारत कोई भी अगर हथियार उठाकर वहां कोई भी कार्रवाई कराता है तो बिल्कुल डंके की चोट पे कराता है। लेकिन जो इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो किसके खिलाफ हो रही हैं, लश्कर तोयबा के या तो आतंकवादी हैं, या जैश ए मोहब्बत के हैं, या हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। देखिए, ये जितने भी आतंकवादी वहां मारे जाते हैं वो सिर्फ भारत एलिगेशंस नहीं करता है, भारत बकायदा UN के थ्रू बहुत सी इन ऑर्गेनाइजेशन को बैन करा चुका है, इनकी टेरर फंडिंग रुकी है, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा है। तो हमारा जो एक तरीका है चीजों को प्रूव करने का, डॉक्यूमेंट करने का और बकायदा प्रूफ के साथ बताने का, मुझे लगता है वो कहीं मिसिंग है। और सबसे सवाल जो मेरा बड़ा ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि वहां मारे जा रहे हैं तो वो मिल क्यों रहे हैं आपके शहरों में, लाहौर और कराची जैसे शहरों में या बलूचिस्तान में, कहीं पे भी ये लोग मिल क्यों रहे हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। राइट मैम, मैं मनन साहब के पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं RVS सर के पास जाऊंगा। मनन जी, बार बार इस तरह के आरोप भारत पर लगते रहे कि जो सीक्रेट किलिंग हो रही है वो भारत की ओर से भारत के एजेंट्स करते हैं, भारत के खुफिया एजेंट जो एक्टिव हैं पाकिस्तान में वो करते हैं। हाउ डू यू सी इट सर? मनन जी। देखिए सर, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि मुझे अपनी बात शुरू करने से पहले अजीत डोवल जी का और धुरंधर के R माधवन साहब का कैरेक्टर मेरे दिमाग में आता है, जिसको बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि ये बेकार की बातें बताई जा रही हैं और फैक्ट, ऑब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी और रीजन के नाम पे
भारत के और ग्लोबल सिटीजन्स के सेंटिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप हर्ट कर रहा है। तो ये तो सिनेमा या सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात हुई, जहां पर भारतीय सरकार लड़ रही है और भारत के जो राष्ट्रवादी नागरिक हैं वो भी लड़ रहे हैं। बट जहां तक ये टारगेटेड किलिंग्स की बात को हम कह सकते हैं, इसके लिए शब्द यूज होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, टारगेटेड किलिंग्स। और जहां जहां सॉफ्ट सरकारें रही हैं वहां जस्टिस किलिंग्स को, जस्ट किलिंग्स को टारगेटेड किलिंग्स का नाम दिया गया है। अमेरिका में भी 1976 में डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आए, जिमी कार्टर, और उन्होंने बकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला 12333, और उसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी अमेरिकी एजेंसी या कोई भी अमेरिकी नागरिक अगर किसी तरीके की जस्ट किलिंग में टारगेटेड किलिंग में पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी सरकार, और कहीं ना कहीं वो कल्पेबल घोषित किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये दो तरीके की राजनीति होती है, और या दो तरीके का वॉर है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जिसके तहत 365 दिन और 24 घंटे की लड़ाई है जो हमारे योद्धा लड़ते हैं। और अजीत डोभाल जी की बात को मैं यहाँ रखना चाहूंगा, उनके कुछ स्टेटमेंट्स में, मैं उनका पर्सनल फैन फॉलोअर हूं, और स्टेटमेंट्स देखे, उन्होंने कहा कि ऐसी कई जानें हैं, ऐसी कई भारत की तरफ से शहादतें हुई, ऐसी कई भारत की तरफ से मैटर हुए लोग, और उनके बारे में भारत के हम लोग भी नहीं जानते। मैं एक साधारण लेक्चरर हूं, मैं भी नहीं जानता। पर धुरंधर को देखें, पर अगर हम और बाकी के राष्ट्रवादी सिनेमा को देखें, जिसने बॉलीवुड को बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है, कॉमर्शियली भी और मॉरली भी और एथिकली भी। तो अजीत डोभाल की बात पे मैं वापस आता हूं। अजीत डोभाल साहब ने बोला कि इस तरीके के सेक्रीफाइस जो हैं, इस तरीके के जो आत्मदाह हैं, ये कई सैकड़ों भारतीय सोल्जर्स ने किया, जिनको हम स्पाइस ना बोले, जिनके बारे में आज भारत या फिर पूरा विश्व बिल्कुल नहीं जानता। तो मुझे लगता है ये सब टेरेनियन वॉरफेयर की बात है, जो कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है विश्व में जो इस तरीके के सब टेरेनियन वॉरफेयर में अपने आप को इंडल्ज नहीं करता। क्योंकि कन्वेंशनल वॉर को देखें आप, तो वहां पे तो आप हमारे सामने आएंगे नहीं, वहां पे पाकिस्तान हमारे सामने आएगा नहीं, और इनफैक्ट चीन भी शायद ना आए। तो यहाँ पर हमारे एसेट्स को आप जब बर्बाद करते हैं, जब आप भारत को पहलगाम की त्रासदी देते हैं, तब भारत के अंदर भी वो मादा है, भारत के अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, वो एसिमेट्रिक और क्लैंडस्टाइन वॉरफेयर की। वो नाइट वॉचमैन की तरह कुछ लोग काम करते हैं 24 घंटे, और ये लोग पूरी तरीके से जो पाकिस्तान में इंसर्जेंट्स हैं, पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया कबाल है, उनका धीरे धीरे खात्मा करते जा रहे हैं। मैं किसी भी एजेंसी से कहीं लिंक नहीं हूं, पर पूरी तरीके से जब आपका कन्वेंशनल वॉरफेयर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स विश्व का इतिहास है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसका इतिहास है। सारे राष्ट्र, कोई भी All right, Manan sir, point taken. Please stay with me. I have to go to RVS Mani sir also. Manan ji, please stay with me. We have a lot of time. I'll come back to you. इससे पहले कि मैं अशरफ अत्ता साहब के पास जाऊं, मैं पद्मश्री सर के पास जा रहा हूं, आरवीएस मनी सर के पास। सर, लगातार पाकिस्तान और बाकी दुनिया भर के मुल्क ये आरोप लगाते रहे कि रॉ के सीक्रेट एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में पहुंचकर, प्रणाम सर, जो पाकिस्तान में पहुंचकर इस तरह की सीक्रेट किलिंग्स कर रहे हैं इंडिया के लिए। इस तरह के आरोपों पर आप क्या कहते हैं? नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट को भी। सर, जब अज्ञात है तो उनको कैसे पता चला कि ये रॉ वाले कर रहे हैं? ये क्यों नहीं हो सकता कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब है पाकिस्तान की कि ये जितने भी मारे जा रहे हैं ये तो आतंकवादी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अज्ञात है तो सीधा साधा आप उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि RNDW ने किया या IB ने किया। ये बेबुनियाद आरोप लगाना छोड़ दे। संभवतः ये हो सकती है कि उनके इकोनॉमिक पोजीशन की वजह से वो इनको पाल नहीं पा रहे, तो एक एक करके सरकारें हैं, क्योंकि इनकी हालत इतनी खराब है कि ये देखो, इन्होंने तो बड़े व्हाइट एलिफेंट पाल रखे हैं। ऐसे 27 तो मारे गए और पता नहीं कितने 54 और 108 हो सकते हैं।
और उनको पालने में भी इनको खर्चा लगता है। देखो जैसे बोलते हैं ना कि दाऊद गिलानी वगैरह ने भी कन्फेस किया हुआ है कि जो ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैपन। जो आतंकवादी को ट्रेन करने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हैपन, और उनको एक और चीज का हमेशा खतरा होता है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए और एक बालाकोट जैसा एक और अटैक काउंटर में आ जाए तो जितने भी उनके एसेट है वो भी खत्म हो जाएंगे। और जो ये तो इनको किसी कोई पकड़ा जाए किसी वजह से, तो इसलिए वो अपना सेफ गार्ड करने के लिए जब भी कोई एक लेवल से ज्यादा लाइबिलिटी बन जाता है, देखो 40-45 साल के बाद वो आतंकवादी लाइबिलिटी हो जाता है, उनको मूवमेंट्स खत्म हो जाते हैं, उसके जो स्लोली एर्गोनॉमिक्स खत्म होना शुरू हो जाता है, तो वो उड़ा देते हैं। स्टेट खुद ही उसको सैक्रिफाइस कर देती है एक तरीके से। तो अगर कोई मारे जा रहे हैं तो हम इसको बेबुनियाद तरीके से हमारे या अज्ञात लोग मार रहे हैं, तो वो अज्ञात पाकिस्तानी पुलिस भी हो सकती है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज भी हो सकती है। तो इसलिए हम ऐसा बेबुनियाद आरोप ना लगाए, निराधार आरोप ना लगाए कि RNDW कर रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान को खुद को आगे बोलना चाहिए। ये कर कौन रहा है, उनको क्या लायबिलिटी होगी, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, क्या ड्रग्स में पकड़े गए या कुछ और हो रहा है, या कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि उनका, जैसे FATF का मीटिंग आ रही है तो दे टेक सर्टेन स्टेप, अपने आप ही किसी को 1343 कमेटी के लिस्ट में डालते हैं जो डोमेस्टिक डेसिग्नेशन है, ताकि वो आ जाए। जैसे हफीज सईद को अरेस्ट करके जेल में रख दिया कि भाई हमें FATF कंप्लेंस हो गई, तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो जब भी कोई मौका होता है, किसी तरीके का मीटिंग इंटरनेशनल फोरम में होता है, तो उस वक्त ये करते हैं। तो ये संभवतः पाकिस्तानी खुद ही कर रही है, यही मेरा कहने का। अच्छा, ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विद मी। मनी सर, आई विल कम बैक टू यू। अली अशरफ रत्ता साहब के पास चलता हूँ। अशरफ साहब, मैं आपके पास आखिर में इसीलिए आता हूँ कि आप सारे पैनल्स को सुन के फिर उनके क्रक्स का आप जवाब दीजिए। पाकिस्तान का क्या कहना है इन टारगेट किलिंग्स पर जो पिछले कई महीनों में हुई हैं? करीब 10-15 आतंकवादी लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट और तहरीक तालिबान के मारे गए अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान पर। पाकिस्तान सरकार क्या कहती है, उनका टेक क्या है इस पर? थैंक यू फॉर इनविटेशन एंड तमाम दोस्तों को सलाम जो आपके पैनल पे मौजूद हैं। जो आपके लास्ट पैनलिस्ट थे, एटलीस्ट वो आप चारों में से थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है एक्चुअल में रियलिटी बयान कर रहे हैं कि इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है और वो पूरी दुनिया में जो है वो टेररिस्ट फैला रही है, और स्टेट जो है वो लोगों को मरवा रही है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच के ऊपर जो है 15 इनोसेंट लोगों को मरवा दे, चाहे वो कनाडा में मरवा दे, चाहे वो US में मरवा दे या पाकिस्तान में मरवा दे। तो एटलीस्ट जो है वो आपको उन्होंने समझदारी की बात बताई कि इससे जो आपका जो नैरेटिव है वो ये जा रहा है कि इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है और वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है। तो पाकिस्तान के पास क्या बात कर रहे हैं, इंडिया टेररिज्म स्टेट है। हम ग्रे लिस्ट में नहीं है। अशरफ साहब, चलिए मैं आपकी बात मान भी लूं कि आप सही कह रहे हैं, हम ग्रे लिस्ट में नहीं है। UN ने हमें ब्लैक लिस्ट नहीं किया, अमेरिका ने हमें ब्लैक लिस्ट नहीं किया। जी, आप देखिए ये आप जो है बाकी आपने पैनलिस्ट को बड़े आपने गौर से सुना, उनकी मैं आपको भी सुन रहा हूँ, लेकिन गलत बात है आप कहेंगे तो फिर गौर से सुनी, लेकिन फैक्ट्स को तो सुन लीजिए। अब मैं तो कोई चीज ऐसी नहीं बोल रहा जो फैक्ट्स के खिलाफ है। ये वो चीज है जो रिपोर्टेड है और आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मैं सिर्फ उनको आपको नरेट करके बता रहा हूँ कि एक्चुअल में दुनिया उसको कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं। आप तो फिल्मों में आपके जो पैनलिस्ट हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि वो एक फिल्म का जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं आपको कि ये देखिए जी फिल्म के अंदर है। आपका भाई हमजा जो है वो कुलभूषण यादव साहब टेररिस्ट जो है वो हमने पकड़े हुए हैं, वो फर बोल रहे थे, वो बता रहे थे कहाँ जो है उन्होंने जो है टेररिज्म किया और कहाँ उन्होंने लोगों को बम फोड़े, वो हमें पता है। ये हमें एक कोई छुपी हुई बात नहीं है। और बाकी जहां तक रहेगी बात के लश्कर तैयबा या ये जो लोग हैं जो कोल्ड ब्लडेड मारे जा रहे हैं, इनके पीछे कौन है? तो ये देखिए, इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जहां पर जो सोसाइटीज हैं वो इतनी पोलराइज्ड है और डिवाइडेड हैं कि वहां पे आपको टारगेट किलर भी मिल जाएंगे, वहां पे आपको जो है किसी को अपनी पर्सनल दुश्मनी ग्रज निकालने के लिए कोई किसी को मार सकता है। तो इस चीज को क्रेडिबल अपने ऊपर जो है अपने सर पे इल्जाम लगाना कि ये रॉ करवा रही है, हमने तो नहीं कहा कि ये रॉ करवा रही है। ये आप खुद ही से जो है अपनी फिल्में बना के लोगों को बता रहे हैं कि आप ये टेररिस्ट स्टेट हैं, आप जो है दूसरे मुल्कों में घुस के इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हैं। अभी जो आपकी मुझे लगता है अशरफ साहब, मुझे लगता है कि आप खुद पाकिस्तानी, आपने खुद ISI का नैरेटिव अगर नहीं पढ़ा तो ये मेरी गलती नहीं है।
पाकिस्तान होम मिनिस्ट्री का आपने नैरेटिव नहीं पढ़ा, तो मुझे लगता है रत्ता साहब ये आपकी गलती है। अगर आप अपने ही देश की सरकारों के नैरेटिव नहीं जानते हैं तो ये बहुत दुखद है। आप मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी मामलों के जानकार कैसे अगर आपको अपने सरकार के नैरेटिव्स नहीं पता है? रत्ता साहब बहुत अच्छे से नैरेटिव का पता है, इसीलिए मैं आपका जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में वो आपके खिलाफ जा रहा है, ये बता रहा हूं आपको। और दूसरी बात जो अभी इन्होंने कहा कि यूएन जो है वो इनको डिक्लेयर कर चुका है टेररिस्ट, तो इंडिया का ये भी हिस्ट्री रही है 1947 से कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस इंडिया के खिलाफ हैं उसको तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जो उसके हक में जाती हैं वो कहता है ये देखिए यूएन ने कर दिया। यूएन की ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स हैं इंडिया के खिलाफ, आपकी जो राजपुताना जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, वो एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, लेकिन आप लोग उसको नहीं मानते। क्या बात कर रहे हैं? राजपुताना राइफल्स? यस यस यस। अरे बाप रे, आप गूगल कीजिए, आपको पता है राजपुताना राइफल्स का वॉर क्राई क्या है? वीर भोग्या वसुंधरा। जानते हैं आप राजपुताना राइफल्स के बारे में? आपने पढ़ा है राजपुताना राइफल्स के बारे में? यस यस, दे आर रेपिस्ट। हमारी छाती चौड़ी होती गर्व से जब कोई राजपुताना राइफल्स का नाम लेता है। साहब आपको तो पता ही नहीं है, इंडियन आर्मी की सबसे बहादुर रेजिमेंट अगर कोई है राष्ट्रीय राइफल्स है सर। आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। राजपुताना राइफल्स के बारे में आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है। मुझे लगता है आपको पढ़ने की जरूरत थोड़ा सा। हिमांशु जी, वेलकम टू। रत्ता साहब थोड़ा सा पढ़ाई करो, थोड़ा रेपिस्ट तो इमरान खान रत्ता साहब थोड़ा पढ़ के आइए। राजपुताना राइफल्स की बात सुनकर छाती चौड़ी हो जाती है भारतीयों की, नहीं पूरी दुनिया की। क्या बात कर रहे हैं आप? कर्नल हिमांशु, I'll come to you. Arviz Bani sir, I'm coming to you. Arviz Bani sir, I'll come to you. राजपूत को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राजपूताना राइफल्स के लिए ब्रिटिशर्स ने लिखा हुआ है कि विश्व की सबसे बहादुर कौम राजपूत कौम है। ये ब्रिटिश हिस्ट्री में एंडोर्स्ड है। इनको जानकारी नहीं है मैम, ये कॉमिक्स पढ़ते हैं। चंदा मामा, हमारे नेवल ऑफिसर थे जिनको ये चंदा मामा पढ़ने वाले एनालिस्ट बुक है वो पढ़िएगा, उनको अगवा किया गया था ईरान से। और देखिए अभी मैं इनको कुछ नाम बताती हूँ। शेख यूसुफ अफरीदी, लेफ्टिनेंट कमांडर। रत्ता साहब आपके फौजियों को तरह नकली मेडल छाती पर चिपका के राष्ट्रीय राइफल्स नहीं घूमता। राष्ट्रीय राइफल्स के शौर्य वीर गाथा को पढ़ना है तो यूट्यूब पे चले जाइएगा, चैट जीपीटी पे जाइएगा। मेडल्स की भरमार है राष्ट्रीय राइफल्स के पास सर, राजपुताना राइफल्स के पास। आपको जानकारी नहीं है, आपके फौजियों की तरह नकली मेडल लगा के हमारे फौजी नहीं घूमते हैं। उनकी तारीफ करता था कर्नल साहब, आपके यहाँ पे आपने अपने कैप्टन साहब को लेने से मना कर दिया था। हमारे यहाँ से चिट्ठी गई थी जिन्होंने उनके लिए बकायदा लिखा था कि ये बहादुर सैनिक है, इसको आप लीजिए। उनको बाद में आपके देश ने निशाने हैदर दिया था। वो हम ये मादा रखते हैं कि अगर हमारा दुश्मन भी मजबूती के साथ लड़ रहा है, हम उसको भी उसका जो जायज इंसाफ है वो दिलवाएं, जबकि आपकी कंट्री ने उसकी लाश को लेने से मना कर दिया था। अगर आप आएंगे कभी हिंदुस्तान में, जबलपुर में ग्रेनियर सेंटर्स में बकायदा उनकी ये कहानियां नहीं है अशरफ रत्ता, ये भारत के शौर्य और पराक्रम, ये भारत के शौर्य और पराक्रम का सच है जो आप लोग नहीं जानते। अभी देख लीजिए, अभी दो बताइए कि परमजीत सिंह पंजवार इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अगेंस्ट उसमें हमने आपका क्या हाल किया है वो देख लीजिए, चाहे वो सुखबूर हो चाहे वो पहले इमरान खान के दौर में। अली अशरफ रत्ता, लग रहा है आज आपने कुछ गलत खा लिया नाश्ते में सुबह। आप लोग कम से कम अरे 65 की जंग हारे, करगिल हारे, ऑपरेशन सिंदूर में हवा खराब हुई। अभी कितने एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आप लोगों को? कितने एग्जाम्पल? मुझे सच में सरप्राइज कि आप अच्छा आपसे मसूद अजहर, मनन द्विवेदी, कर्नल साहब, मनन द्विवेदी, रत्ता साहब, नो दिस इज नॉट योर टर्न। मनन द्विवेदी, देखिए फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तान क्या क्या बातें कर रहा है सर, देख रहे हैं। चंदा मामा पढ़ने वाली लग रहा है एनालिस्ट हैं ये लोग। चंदा मामा पढ़ते हैं, नंदन पढ़ते हैं, सखी सहेली पढ़कर आते हैं, मनोहर कहानियां पढ़ के आते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं कि राष्ट्रीय राइफल्स क्या है, राजपुताना राइफल्स क्या है, गोरखा क्या है, इनको पता ही नहीं इन लोगों को। तो क्योंकि इनके फौजी तो नकली मेडल लगा के घूमते हैं, कभी तो देखा नहीं इन लोगों ने। परमवीर चक्र का मतलब तो पता ही नहीं हुआ इन लोगों को। मनन द्विवेदी, आपको भेज रहा हूं अभी आर्टिकल, आप मनन द्विवेदी। नहीं मैं बोलूं? हाँ मनन द्विवेदी, प्लीज गो अहेड। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि देखिए सिनेमा की बात को अगर हम करें
तो सिनेमा और जो साहित्य, अब आप जानते हैं साहित्य क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ किसी भी तरीके का साहित्य पढ़ाया जाता है। यहाँ आप साहित्य क्या होता है, और कोई अगर एलियन आता है, कोई अगर बाहर का व्यक्ति भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में या अमेरिका या ईरान के बारे में समझना चाहता है, तो सबसे पहले वो वहां के साहित्य को पढ़ेगा, लिटरेचर आप को, राइट। सॉफ्टवेयर टच ऑफ ह्यूमैनिटी को समझिए। साहित्य प्रेरित करता है सिनेमा को, और सबसे बड़ा साहित्य सिनेमा, पोएट्री, म्यूजिक। पर ये तो डर्जिस है ही नहीं, ये तो प्रलाप है ही नहीं, तो इसको कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो जहां तक सिनेमा की बात है, ये साहित्य पे बेस्ड है। और जहां तक राजपूताना राइफल्स की बात है, मैं कहूंगा राजपूत एक ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने खूब भारत के लिए सेक्रीफाइस किया। गुरखा है, मराठा है, और राजपूत अकेले क्यों हैं? सैम मानेकशॉ ने कहा, मुझे उनकी बात याद आती है, हमारे कंट्री के आइकन है, 1971 वॉर हीरो हैं और आइकन है, और फाउंडिंग फादर ऑफ द मिलिट्री कहेंगे, न कि 47 के फाउंडिंग फादर्स भारत और पाकिस्तान के। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। तो मुझे लगता है राजपूतों का भी इतना बड़ा पेरिनियल हिस्टोरिक, भारत के इतिहास को हम देखें, अगर हम सिनेमा से दूर भी जाएं, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, अमर सिंह और उदय सिंह, और देख लीजिए मेवाड़ के राजा हुए, जोधपुर के महाराजा। मनन सर, इतिहास भरा हुआ राजपूतों के शौर्य से, गिनती करते करते जिंदगी बीत जाएगी और राजपूतों के शौर्य का बखान हम नहीं कर पाएंगे। ये मैं क्या बताऊं। आरवीएस मणि सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी देखिए, पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है और ये कैसी बातें करते हैं। 71 हारे, 65 हारे, करगिल हारे, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया इनको कि भारतीय सेना का शौर्य क्या है, दमखम क्या है। भूल गई। अब मैं शुरू करूं? हाँ बिल्कुल सर, गो अहेड। पहली सी बात है, 1267 का लिस्टिंग मैं हैंडल करता था, 5 साल हैंडल किया था, और ऐसा कोई भी लिस्ट में नाम नहीं है जहां राजपूतना राइफल का। ये मैं डिटेल पूरे डंके की चोट पे कहता हूँ, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ। 1991 ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। रत्ता साहब सुन लीजिए, रत्ता साहब थोड़ा ज्ञान की बात सुन लीजिए। रत्ता साहब बहुत ज्ञान की बात सर बता रहे, सुन लीजिए रत्ता साहब। 1994 में रत्ता साहब सुन लीजिए, 1991 रिपोर्ट पढ़िए। अब 1994 में जूते मार के अटल बिहारी भाई 1991 की रिपोर्ट तो पढ़ लो। अशरफ, रत्ता साहब सुन तो लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा तो रिप्लाई करिए। ये मैं बता दूं। और दूसरा हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। अच्छा, दूसरा 2018 की जो रिपोर्ट जो लॉपसाइडेड थी, उसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, कितनी उसमें शॉर्टकमिंग्स है। अगर आप पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, तो मनी राइट्स कह के किताब है, उसके अंदर वो ऐसे है, जाके पढ़ लीजिएगा। और मेरिट पे बाय द वे, एक एक को मेरिट वाइज जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर की आप बात बता रहे हो, जॉर्डेनियन ऑथर का ह्यूमन राइट का, उसका मैंने लताड़ा हुआ है, एक एक पॉइंट को लताड़ा हुआ है। आप पढ़ के अपने आप को हजम कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आके किसी पैनल में बोलना। दूसरी बात, ये बात, तीसरी बात कीजिएगा, तुम्हारी तीसरी बात, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो शालीन ताज रहेंगे। ह्यूमन राइट्स की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे, क्या कहा मैंने क्या कहा? मैंने जो फैक्ट्स पढ़े हैं मैंने वो आपको कोट कर दिए। आप फैक्ट्स मैंने लिखा हुआ है, फैक्ट्स क्या पढ़ा है? 1990, क्योंकि आप बायस्ड होंगे क्योंकि मैं बायस्ड नहीं हूँ भाई, मेरिट पे किया है। मेरिट होता है, आपका मेरिट पाकिस्तानी बायस्ड होता है, पाकिस्तानी बायस्ड होता है। इमरान खान के साथ चैलेंज इमरान खान तुम्हारे फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ तुमने रेप किया है, वो भी मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे अपनी भेजिए, मैं आपको आपकी बायसनेस उसी में से आइडेंटिफाई करके कोई नहीं निकाल पाएगा। आप उठा के पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अमेजोन में अवेलेबल है। व्हेन मनी राइट इन द नेम ऑफ द बुक, कोई इसमें मैं आपको निकाल के दे दूंगा। मैं को चैलेंज, बिल्कुल चैलेंज। आज तक यार 7 साल से करने वाले हैं, आप करने वाले हैं। आप कैसे? अरे पढ़े लिखे बोलो, 7 साल से 8 साल हो गया, आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। पूरा खुल के जो हो रही है, 8 साल हो गया, तू कौन सा चैलेंज करने और इतना पढ़ा लिखा सबको अपने देश के बारे में पता नहीं। मनीष सर आपको क्या ही चैलेंज करेंगे ये? अब क्या चलेगा? तीसरी बात, ये इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ वो भी पता है हमें।
तो इसलिए तो निगेट करेगा कोई आपको? ये आपकी झूठ बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये झूठ है। पाकिस्तानी बारबी खुद कर रही है, अपने लोग लाइबिलिटी बन जाते तो उसको एलिमिनेट करती है। ये अपने बाकी पैनलिस्ट को दिखाइए ये बात, ये उनका बाकी रिकॉर्ड है। पैनलिस्ट को बताइए, रॉ में क्यों डाल रहे हैं ये उसको, अपने तो पैनलिस्ट को बताइए ये बात, हाँ, मुझे बताइए। नहीं मैं भी मुझे बता रहा बताइए। हूँ कि यह पाकिस्तानी मुझे रिलीज बताइए। है। तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि हमारी खुफिया एजेंसी जाके ऐसे किसी और कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेगी, कोई क्राइम करेगी। बड़े डिसिप्लिन्ड एजेंसीज हैं, दे विल नेवर डू इट। आई नो, I've been part of that agency group, I've been part of the setup, I know they will never cross the border and shoot anybody. मनी भाई बात नहीं। सिंपल एक बात बताइए हाँ? कि कनाडा जो कह रहा है कि आप टेररिस्ट स्टेट हैं, हाँ। वो गलत कह रहा है। कहा वो गलत कहाँ कह रहा है? कनाडा ने कभी किसी जगह अरे प्रोपोजिशन भाई किया? उनका सरबराह मुमलकत कह रहा है, ट्रूडो कह रहा था। वो एक पागल प्रेसिडेंट के टाइम पे हाँ, हुआ वो था, पागल खालिस्तान का। मतलब रत्ता साहब, बात कर रहे हैं प्लीज सर कम टू द मल्टी US कह रहा है, US कह रहा है, US कह रहा है। रत्ता साहब थोड़ा सा आप 10 सेकंड हाँ, देंगे। प्रमाण मनी लाओ, सर, प्रमाण लाओ, मनी सर प्रमाण थोड़ा लाओ। सा रोशनी देना चाहता हूं मनी मैं। साहब, रत्ता US साहब भी कह रहा है। अलाउ मी फॉर 10 सेकंड। रत्ता साहब प्लीज अलाउ मी फॉर 10 सेकंड। यार कहानी नहीं सुनाना ठीक है, राजपूताना राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री है, मेडल गिनिएगा। परमवीर चक्र यार, 2, ये अशोक खुद ही चक्र दिए हुए हैं 1, भाई आपने। महावीर खुद ही चक्र आपने 10 से ज्यादा, वीर चक्र 60 से ज्यादा, मल्टीपल दिए हुए कीर्ति आप। चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल तो 200 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा मेडल्स मिले हैं राजपूताना राइफल्स को। और आप क्या कह रहे हैं राजपूताना राइफल्स के बारे में? मेडल जो है ना, इतने मेडल तो पूरे पाकिस्तानी सेना ने कहीं पिछले 50 साल में हासिल किए होंगे जो राष्ट्रीय राइफल्स के और राजपूताना राइफल्स के पास अरे है। तुम्हारे यहाँ ट्रक ड्राइवर को भी मेडल मिलता है ना? वो हमारे ट्रक पे लगा के फिर रहे होते हैं मेडल्स, आप देख लेना, अमित बिल्कुल जी, सेम आपका वही ये तो वाला हिसाब है। आपने- ये तो आपने एक्चुअल में आप बात की हिस्ट्री है को सन मान नहीं रहे हैं, 47 के तारीख बाद को की। मान नहीं रहे हैं। मैं हिमांशी, 47 के रत्ता साहब पहले हिमांशी कुछ बताती कह रहे हैं। हूँ। रत्ता साहब गलती- हिमांशी कुछ कह रहे गलती को हैं। मानना कर्नल चाहिए। हिमांशी कुछ कह रहे हैं। रत्ता साहब अमित कर्नल जी, हिमांशी कुछ अमित कह जी, रहे हैं आपसे। आप बात कर रहे हैं 1947 के बाद की। मैं आपको बताती हूँ, पहले विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया में, फिलिस्तीन में, पूर्व अफ्रीका में राजपूताना राइफल लड़ी थी। विक्टोरिया क्रॉस राजपूताना राइफल्स के पास है। इनके पास कितने विक्टोरिया क्रॉस है, जरा हमें बताएं। क्योंकि मैंने ये जो शून्य, बात आपको सिफर, बताई है, यही जीरो। बात मैंने आपको बताई है कि गोरा हमेशा आपने इस कैप्टन धरती के कर्नल गद्दारों शेर को सिंह का शव नवाजता लेने से था। मना कर दिया आप था। लोग इस धरती के गद्दार 1999 थे। के कारगिल आपने युद्ध में गोरों के साथ आपने मिलके मना किया था अपने ऑफिसर का शव हिंदुस्तान लेने की से। धरती के साथ ब्रिगेडियर गद्दारी एमपीएस की। बाजवा उसने जो आपको ये 192 क्रॉस ब्रिगेड के मेडल और कमांडर मेडल थे, और उन्होंने मेडल बकायदा चिट्ठी लिखी, साइटेशन लिखा ये है। है हिस्ट्री, ये है साइटेशन आपकी लिख के तारीफ। उन्होंने कहा है कि ये आप अफसर अपनी बहादुरी से धरती लड़ा के और गद्दार इसको हो, इसके ये आप खुद मान शहादत रहे हो का यहाँ बैठ उचित के। सम्मान एक मिलना दुश्मन ने चाहिए। एक आप दुश्मन मुझे- ने अच्छा, आपको आप कह रहे मेडल हैं दिया और आप मुझे आप मुझे सीना चौड़ा बताइए, करके कह रहे हैं सही दाव कि क्या है दुश्मन कि ने आपको नहीं? मेडल आप मुझे दिया, हाँ या आप ना बहुत में जवाब बहादुर हैं, दीजिए। आप मैं गद्दार ज़्यादा हैं, सबसे करी आप नहीं इस सब आप कंट्री मुझे- सब कॉन्टिनेंट के रत्ता आप साहब जी, गद्दार आप हैं। मुझे सिर्फ 2 चीजों का जवाब दीजिए। अरे, आप फिक मैं मांगे बहस ही कसम नहीं कर रही कॉन्टिनेंट आपसे, कहाँ से आप मुझे आ बस गई? इतना बताइए, हाफिज सईद आप क्या है या नहीं, मसूद अजहर आप क्या है कि नहीं, और क्या ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं या नहीं? बस इतना हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए। इससे मैं मेरी सिंपल सी बहस बात खत्म करूंगा, है। इससे अगर नहीं, मेरी नहीं, बात बस हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए। सुनिएगा, आप इसको सुनिएगा, मैं इसी बता रहा नहीं, हूँ। नहीं, इसमें justification मैं चाहिए बड़ी ही लिखी नहीं। बात बताऊंगा, इसमें मैं 1 justification मिनट के अंदर की- आपको ना, ना, सारी इसमें बात बताऊंगा। justification नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ जब आपसे भी इतना आप जानना बात चाह करते हैं रही हूँ कि टेररिज्म की, पाकिस्तान तो आपको में किसी क्या अदालत ये कोर्ट दो ऑफ लॉ में लोग उसे हैं प्रूव या करना नहीं? होता है। आप आज तक उसको हमने किसी तो लॉ प्रूफ किया, में, तभी किसी तो कोर्ट वो ऑफ लॉ में प्रूव नहीं यूएन किया। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। UN हम तो प्रूफ के साथ बात करते हैं, तभी तो UN UN के साथ आप बताइए ना, UN हमारे यहाँ पे UN कितने proof यूएन के साथ भी बात डेजिग्नेटेड करता टेररिस्ट है। मिले हैं? वो आपका इन्फ्लुएंस के और साथ जहाँ बात तक करता आप है। कश्मीर की बात जहाँ कर पे रहे हैं, तो वो कश्मीर में आपको गलत कहता बकायदा है, वहाँ पे इलेक्शंस आप उसको होते कहते हैं हैं। कि वो गलत है। कश्मीर में जहाँ पे बकायदा आपको ठीक टूरिज्म कहता है। है, वहाँ पे आप आपने कहते हैं कितना वो गलत है। बलूचिस्तान में तो इलेक्शंस कराए, जरा आपको बताएंगे। है एक दफा सोच लीजिए कि आप यूएन ये की हमने सारी सोचा बातें हुआ मानते हैं। है। आप नहीं और अगर मानते उसकी सारी परमजीत बातें। सिंह, जहाँ परमजीत पे सिंह, वो जिस कनाडा आपको वाले परमजीत सिंह की आप बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन खालिस्तान राइट का का कमांडर वायलेटर था, वो कहता है, लाहौर में क्या वहाँ कर पे रहा था आपको अगर कश्मीर आईएसआई नहीं या कहते हैं। खालिस्तान को सपोर्ट जहाँ नहीं पे वो करती कहता है? है तो कि ये टेररिस्ट हैं, आप कहते हैं आप टेररिस्ट हैं। अनर्गल कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये एंड बात देखिए, इस तरीके ये से बात- डिबेट नहीं होते हैं। डिबेट में एक डिबेटर आप बोलता सुनते है, नहीं हैं। दूसरा सुनता है, आप बोलने आप ही नहीं सुनते दे नहीं रहे। हैं। आपने आपने मेरे सवाल सवाल किया, का आपने जवाब सवाल नहीं दिया है। आपने मैं सवाल आपसे किया, इतना उसका जवाब जानना नहीं चाह दिया रही हूँ आपने। कि हाफिज आपने खुद सईद जवाब और देना है, मसूद अजहर सवाल क्या करना आपके है। देश में तो फिर रहते आप हैं कि पहले बैठ के नहीं? डिबेट कर अगर लीजिए। आपके देश अगर में आपने रहते हैं सवाल तो किया है यूएन तो उसका डेजिग्नेटेड जवाब टेररिस्ट दीजिए। क्या कर रहे हैं? रादर पे आप जो है आप खुद ही बोलने से ही आप नहीं जो दे रहे है हैं, तो ऐसे तो डिबेट नहीं होगी। अमित जी, ऐसे तो यही डिबेट कह रहा हूँ मुश्किल है। मैडम। मैम आप है क्या सवाल कर कर्नल रही साहब? हैं। सुनिए आप कर्नल अगर साहब, मैं आप आपको सवाल बताता कर रही हूँ। हैं तो जवाब दीजिए। जब आदमी को जानकारी हो, फैक्ट हो, तो
तो आदमी सुनता है, सुनने के बाद बोलता है। जब फैक्ट ही आपके पास नहीं है तो आपको साथ साथ में बात करनी है, ताकि आपको ये लगे कि डिबेट चल रही है और आप उसमें मुफ्तला हैं, शामिल हैं। लेकिन जब आपको जानकारी हो, ज्ञान हो, तो पहले आप बोलने देते हैं, फिर आप जवाब देते हैं।
जब जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं, नैरेटिव अपने देश का नहीं पता तो वो बोलने ही नहीं देंगे। अब मैं आपसे लगातार बात करता रहूं तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं। भाई वहां पर मुनीर साहब बैठे बंदूक तान कर, अब मुनीर साहब बंदूक तान कर बैठे हैं, अब देश के खिलाफ तो थोड़ी बोल पाएंगे वहां के कोई पत्रकार या कोई भी शख्स। और फिल्म के ऊपर जो आप आके मुझे भाषण देना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब मुनीर साहब से तो बहुत खौफ खाती है ना वहां की जनता, उठा लिए जाएंगे शाम को ये लोग, हम रात का डिनर सेना के बैरक में हो जाएगा। दिक्कत तो है मनन, हमारा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं। कर्नल साहब बोलिए, कर्नल साहब बोलिए, कर्नल साहब। आपने राजपूताना राइफल्स की बात की जिसका मोटो है वीर भोगा वसुंधरा, मोटो ना बताइए, तारीख बताइए। देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं, अरे मियां सुन लीजिए जरा, 30 सेकंड थोड़ा सुन लीजिए, 30 सेकंड मांग रही है बस कर्नल साहब, 30 सेकंड। राजा रामचंद्र की जय। और आपको पता है राजा रामचंद्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मर्यादा में कैसे जीना है। हमारे राजपूत को मर्यादा में जीना आता है और हमारे कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखा जाता है। वही हमने आपको इतने अभी तक जो आपने हमारे साथ वॉर लड़े उसमें दिखाया गया है कि हमने पाकिस्तान को उसकी मर्यादा दिखाई है। तो अगर आप लोगों को मर्यादित जीवन जीना आता है तो शायद हाफिज सईद और मसूद अजहर आपके देश में नहीं मिलते। दैट इज ऑल आई हैव टू से। मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूं, आप सुन लीजिएगा प्लीज इसको। अभी रिसेंटली आपने पिछले साल ही जंग लड़ी है, दुनिया ने देखा कि आप अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें माफी दिलवा दो। कब ये कब हुआ? ये कब हुआ? अभी एक साल हुआ है। अभी ये मई 2025। मैं सच में कह रहा हूँ रत्ता साहब, आप सच में मनोहर कहानियां पढ़ने लगे, आप मनोहर कहानियां पढ़ने लगे रत्ता साहब। आई फील रियली पिटी फॉर यू। नो नो, अमेरिका से लिस्ट यू डोंट हैव एनी फैक्ट टू स्पीक, यू डोंट हैव एनी फैक्ट, you don't have anything to say about your country. Very bad. I'm really feeling very pity for you. Manan Dwivedi, I'll come to you. Manan Dwivedi, ठीक है रत्ता साहब, I know you have nothing to say, you don't have any point. Please listen to somebody so that you can reply something. Manan Dwivedi, I'll come to you. ये देखिए, ये इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं पाकिस्तान के। मुझे लगता नहीं कि इंटरनेशनल का इनको आई भी पता है। हम कब गिड़गिड़ा रहे थे हमको तो याद नहीं है, इन्हें याद है। और वहां पर डॉलर के लिए जो नाच रहे हो, डॉलर के लिए जो पाकिस्तान नाच रहा है आगे पीछे, ईरान के एक नेता ने कहा कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर करा सके, वो दोस्त जरूर है। ये आपकी औकात है। जिस देश के लिए आप मीडिएशन कर रहे हैं वो देश आपको कह रहा है कि आप इस काबिल नहीं है। क्या बात करते हैं आप बैठ के यहाँ पर टीवी पे नैरेटिव चलाते हैं आप लोग अपना। जिस ईरान के लिए नाच रहे ताता थैया कर कर, उस ईरान ने कह दिया कि आपकी औकात नहीं है बात कराने की। वहां पर डॉलर के लिए जो ये नाच गाना जो डॉलर के लिए चल रहा है ना, शहबाज का, मुनीर का, कुछ मिलेगा नहीं आपको। मनन द्विवेदी चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है, डिबेट करना नहीं आता आपको। मनन द्विवेदी चुप रहिए। रत्ता साहब प्लीज कीप साइलेंट, प्लीज चुप रहिए। मनन द्विवेदी मैं यहाँ अनएकेडमिक बातचीत नहीं करूंगा। कहने को तो बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, और जिस तरीके के इंटरनेट के ग्लोबलाइज और कन्वर्जेंट वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा भी किसी को टीवी की जरूरत नहीं है और किसी को किसी जानकार की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा स्टूडेंट भी होता है, वो एक टीचर को चैलेंज करके 25 ऐसे फैक्ट बता सकता है जो मैंने या किसी अध्यापक ने कभी नहीं पढ़े। तो ये अलग बात है। मतलब इंफॉर्मेशन ग्लट इस समय बेतिया में भी नहीं है, सीकर में भी नहीं है, चूरू में भी नहीं है, और हो सकता है कि पाकिस्तान के किसी गांव में भी ऐसा नहीं हो। ये एक पहली बात हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान अपने जाल में खुद ही फंस गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखा जाए तो उसमें एक अवधारणा होती है द बूमरैंग इम्पैक्ट, जिसको अमेरिकी स्कॉलर्स ने, इजरायली स्कॉलर्स ने, और इसको सपोर्ट किया है भारत के स्कॉलर्स ने। कि ये क्या होता है कि जब पार्क में बच्चे खेलते हैं तो एक बूमरैंग फेंकते हैं, और वो बूमरैंग का असर ये होता है कि वो वापस जो उस बूमरैंग को घातक रूप से, एग्रेसिव और आक्रामक रूप से फेंकता है, उसी के गले में जाकर वो लगता है और उसी को हर्ट करता है। तो आतंकवाद का जो पोषक कोई अगर रहा है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के लिए हम लोग अमेरिका को ब्लेम करते हैं, पर जिस तरीके से यहाँ लूटने, खसोटने और गिड़गिड़ाने की जो बातचीत हुई, तो पाकिस्तान ने खूब पैसा बनाया। उनकी जो फौजी फाउंडेशन है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जॉर्ज बुश को धोखा देकर, उन्होंने CIA को धोखा देकर कुछ ऐसे फेक टेररिस्ट कैंप चलाए कि एक पुस्तक के बारे में मुझे याद आता है, डेविड कोल ने लिखी है ये पुस्तक, द घोस्ट वॉर्स।
तो उसमें बुश ने सीआईए के चीफ थे, उन्होंने साउथ एशिया के सीआईए के चीफ को कहा कि अमेरिका को जो इतना करोड़ों रुपए, पाकिस्तान को इतना करोड़ों रुपए दिया जाता है टेररिस्ट को ट्रेन करने के लिए, इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए और उनको पूरी तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए, आप जरा देख के तो आइए कि वहां पर ऐसा कुछ होता है कि नहीं है, क्योंकि हमको ऐसी खबरें हैं कि वहां पे कैंप ही नहीं होते, बस पैसा ही जाता है और उसका कोई आउटपुट, मतलब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आउटपुट, तो आउटपुट तो कुछ निकलता ही नहीं है वहां पर बड़ी अफरा तफरी में। ऐसा डेविड कोल ने लिखा है, जिनको करीब सैकड़ों लोगों ने कोट किया है, तो उन्होंने उनके वहां पहुंचने से पहले वहां पर बेसिकली कोई टेररिस्ट कैंप थे ही नहीं उस पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तान में, बस जल्दी जल्दी सेट तैयार किए गए, घोड़े खड़े किए गए और वहां पर आर्मामेंट्स रखे गए और कुछ लोकल विलेजर्स को वहां खड़ा किया गया। डेविड कोल आए, उन्होंने देखा, उनको शक हुआ और उन्होंने अपने सीआईए स्टेशन में बताया कि अमेरिका का जो मनी है, या फिर कह सकते हैं जो डीप स्टेट का मनी है, मैं यहाँ पर अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, जो डीप स्टेट का मनी है वो तो पाकिस्तान मिसयूज कर रहा है। और तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस झंझावात में वो लोग विश्व को फंसाना चाहते थे, भारत को फंसाना चाहते थे, उसी झंझावात में अब पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है। और अगर हम राष्ट्र की परिभाषा को देखें, राष्ट्र में होती है टेरिटरी, राष्ट्र में होती है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, राष्ट्र में होती है पॉपुलेशन और राष्ट्र में होती है डेमोक्रेसी। इन किसी भी मापदंड पे मुझे नहीं लगता कि हमारा पड़ोसी देश अब खड़ा उतरता है। और हम लोग आईआर में पढ़ाते हैं कि ये तो एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह की बात हो गई, जिसमें आपकी स्टेटहुड और आपका जो राष्ट्र का जो स्टेटस है वो भी संशय में आता है। पॉइंट अगेन सर। मनीष सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या इसमें दो राय है क्या कि पाकिस्तान ये मीडिएशन से इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका और ईरान से कुछ पैसा मिल जाए? क्या इसमें दो राय है कि पाकिस्तान जानबूझकर अमेरिका के जरिए प्रमोट हुआ एक ऐसा मुल्क है जो खुद की अपनी चीजों को संभाल नहीं पा रहा है, वो इतने बड़े मुल्क के बीच में सीजफायर कराना चाह रहा है? पहले दौर की बातचीत इतनी खराब रही, दूसरी दौर की बातचीत में ट्रंप साहब ने बोला हम भेजेंगे नहीं, फोन पर बात करेंगे। अराकची पहुंचते हैं, चले जाते हैं वहां से मस्कट, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ये क्या मीडिएशन इस तरह से होता है क्या मनीष सर? आपने तो इतने साल हो गए आपको इंटरनल सिक्योरिटी देखते हुए देश की, बताइए मुझे आप। सीखने की जरूरत है आप लोगों को। मैं ट्रेंड मीडिएटर हूँ और इंटरनेशनल मीडिएटर हूँ और सिंगापुर से ट्रेंड हूँ, तो इसलिए मीडिएशन ऐसा नहीं होता। पहले तो मीडिएटर की क्रेडिबिलिटी होती है। यहाँ पता नहीं मान ना मान, मैं तेरा मेहमान कह के वो पाकिस्तान खुद अपने आप को कहता मैं मीडिएट करूंगा, फिर उसको इन्वाइट किया, जब वो आए तो ये नहीं आए, जब ये आए तो वो चल पसे। तो ये ऐसा मीडिएशन नहीं होता, आमने सामने बोलता है और मीडिएटर का कोई रोल नहीं होता, उनको दोनों को बिठा के आपस में सोल्यूशन करवाना होता है, एग्रीमेंट करवाना होता है, ये तरीका होता है मीडिएशन। विश्व भर में यही मापदंड है मीडिएशन का। अच्छा, उसके लिए जो मीडिएटर होता है उसकी औकात होनी चाहिए, उसकी गरिमा होनी चाहिए, उसकी एक पोजीशन होती है। तो इसमें अगर पाकिस्तान को पहले एक्सेप्ट करना ही बड़ा गलत था। शायद संभवतः ये हो सकता है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शायद मीडिएटर का रोल लिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी बात, जब आए थे तो उनके पास कुछ था नहीं। और तीसरी बात, पाकिस्तान का वैसे क्या क्रेडिबिलिटी रही, मैं आज की क्रेडिबिलिटी की पीछे उसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया? पाकिस्तान की भूमि में मारा। अब तो बात बाकी जहां जहां टेररिस्ट काम मिलते हैं, जब भी भारत ने हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक यूरी के बाद हो या बालाकोट में हुआ हो, संभव बालाकोट के बाद भी कहां पर वो क्या मारे गए, इतने सारे टेररिस्ट कैंप को उखाड़ के मारे गए थे। तो इसका मतलब टेररिज्म इज एक्सिस्टेंट इन पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस ऐसे टेरर स्टेट में दो बड़े बड़े विश्व के शक्तिशाली मीडिएशन करने के लिए किस तरीके से, क्या ये कोई गली का गुंडा है क्या? दो फैमिली लड़ रही है उनका, ऐसा तो नहीं चलता ना मीडिएशन। मीडिएशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है और साइंटिफिक प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को सोचा भाई कुछ फीस ही मिल जाएगा, कुछ जनरल वगैरह को खाने पीने का सब कुछ। तो पाकिस्तान में बाकियों की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है, ओनली इस्लामाबाद के रहने वाले और कुछ लाहौर जिमखाना और कराची वाले ही संपूर्ण है, बाकी हालों की हालत ही आर्थिक हालत का उनको भी पता है, रत्ता साहब को भी। तो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा, उनका अपना देश का इशू है।
और तीसरा वहाँ का ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतना ज़्यादा है कि वो भी उसमें कोई नहीं कर सकते। जो एक एक्स प्रेसिडेंट जो जेल में है, वो जब कंप्लेंट करता है कि मैं आधा अंधा हो गया और मेरे साथ तो मतलब गलत व्यवहार किया जा रहा है, मेरे साथ तो रेप तक हुआ है जेल के अंदर, तो आप जान सकते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशन क्या होगी। कितना भी इलीट हो, एक बार आप असीम मुनीर साहब के या शहबाज शरीफ साहब के दुश्मन बन गए तो आपकी क्या बेहाल होना है वो भी आपको ये प्रमाण है। मैं ये नहीं कह रहा, प्रमाण है, इमरान खान का खुद का स्टेटमेंट है। बाकी जब आसिफ जरदारी से तो शाहिद सरदार, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था, मुशर्रफ ने क्या किया था, ये सब प्रमाण है, ये सब हिस्टोरिकल एविडेंसेस है। तो इसलिए आप पाकिस्तान में कोई न्यूट्रलिटी, कोई रूल ऑफ लॉ का आप सोच ही नहीं सकते। ऐसे अगर स्टेट में ऐसे एनवायरनमेंट का जो अगर कोई ठीक है सर, रत्ता साहब से भी जवाब ले लेते हैं। तो मैं मीडिएशन करूंगा तो ये सच्चाई से मुंह में बोलने वाली साहब से भी जवाब ले। रत्ता साहब, जो बातें आरवीएस मनी साहब कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि आपको वो भी कहानियां लगती हैं? अनइंटरप्टेड प्लीज एक मिनट दे दीजिएगा। मैं इसको जिस तरह से इन्होंने एजुकेटेड तरीके से बात की है तो आई वांट टू रिस्पॉन्ड सेम वे। एक्चुअल में इन्होंने कहा कि मीडिएशन जो है ऐसी होती हैं या वैसी होती हैं, ये आप शायद इसकी भी थोड़ी सी तारीख देख लीजिएगा। अभी यूएन तो बहुत बड़ा है ना जी, उसने कितनी मीडिएशंस हैं, उसकी किस तरह से हुई, वो कितनी फेल हुई। अभी लास्ट जो है उसने मेरे ख्याल में अक्टूबर 2025 में की थी सीरिया वाली, वो उसकी कामयाब नहीं हो सकी, नाकाम हो गई। तो मीडिएटर का मकसद ये होता है कि दोनों पार्टीज को बुलाना है, उनको बिठा के समझाना है और उनको बताना है, दोनों के पॉइंट्स लेके एक दूसरे को देने हैं और कोई दरमियान का रास्ता निकालना है जहां पे पीस हो सके। तो वो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, दोनों पार्टीज को आमने सामने भी बिठाया, दोनों ने टाइम लिया, दोनों का टाइम जो है वो चल रहा है, दोनों अभी उस पर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो एक वक्त आ जाएगा, थोड़े दिनों में आ जाएगा, जब दोनों पार्टीज जो हैं किसी चीज के ऊपर किसी पॉइंट पे एग्री हो जाएंगी और ये एग्री हो जाएगा और ये खुशी की बात होगी इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही। ठीक है जी। और दूसरी बात, जो अभी आपने टेररिस्ट की बात की, तो आप अगर इसको भी, वॉइस ऑफ अमेरिका की अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो है वो बता रहा था आपको कि 87 टेररिस्ट जो कैंप्स हैं वो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में चला रहा था और 21 कैंप्स जो है वो इंडिया में चला रहा था। तो आप सोचिए कि इंटरनेशनल मीडिया आपके बारे में क्या कहता है, वो चीजें आप गौर में रख के फिर बात क्या कीजिए। ठीक है रत्ता साहब, हम सब विचार करेंगे, कि इंटरनेशनल मीडिया भारत के बारे में क्या कहता है। दूसरी बात जो है, जो अभी इन्होंने ज्यादा वक्त मेरे पास बचा नहीं। रत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, दाने खाली से सीधे आपको वहीं ले चलते। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।